दिल्ली में इसके पहले कभी यूज हुआ है? पहले कभी नहीं हुआ। बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, ये देखो इसने गोली चला दी। जो बुरहान वानी हाँ। का एनकाउंटर में कि में मृत्यु हुई, तो उसके बाद पैलेट गन्स चलाए गए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी ऐसे शहरों में नहीं किया गया। क्या हालात इतने बुरे थे 2016 में जो कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जितने बुरे हालात कश्मीर में थे, क्या 20 तारीख को आपके अपने असेसमेंट में जितनी भी रिपोर्ट्स आप देख पाए? नहीं, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसको जो स्थिति थी बनता था पहले? नहीं, कोई स्थिति में कंपैरिजन ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एक दूसरा समय था। मैं तो कह रहा हूँ पैलेट गन जम्मू एंड कश्मीर में बंद करो, यहाँ तो इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। भाई वाटर कैनन जब हम भेजते हैं तो हमें मालूम है ना कि लोग मरेंगे नहीं, ठीक है? टीयर स्मोक में लोग नहीं मरेंगे, बिल्कुल। माइल्ड लाठी चार्ज में भी नहीं मरेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन इस पे चूंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे बैन किया। आपका ट्रिगर पे कंट्रोल है, इसके ब्लास्ट पे नहीं। अच्छा सर, बुलेट पॉइंटेड होता है, बुलेट पॉइंटेड एम करके मार रहे हैं, पैर पे मारना है, पैर पे सर पे मारना है, सर पे। ये छर्रे के जैसे होते हैं सर? ये छर्रे के होते हैं, ये कहीं पे भी जा सकता है पूरी बॉडी। ये जो है ना, ये जो छर्रा है, इसका एक क्लाउड बर्स्ट होता है और ऐसे करके जाता है। तभी ये पार्ट्रिज मारने में और बर्ड्स के मारने में अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे स्टाइल में, ताकि कोई ना कोई एक छर्रा तो लग ही जाएगा। 20 तारीख को जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था कई दिनों से, उसमें संसद मार्च की बात थी 20 जुलाई को कि हम संसद को मार्च करेंगे, सीजेपी वालों ने बोला था। उस दिन पूरे दिन जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें एक चीज़ ये हुई कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर पैलेट गन चलने की बात। हमारे साथ हैं यशवर्धन झा आज़ाद सर, जो फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। वो लोग एक पिटीशन लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पैलेट गन पे बैन लगना चाहिए। ये 3 लोगों की एक पिटीशन, जिसमें सर भी शामिल है, इनके अलावा 2 इंजर्ड हैं। सर क्यों बैन लगना चाहिए? हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक रूप से पुलिस को जब बल प्रयोग करना होता है तो हम सेफ्टी इशू को देखते हैं सबसे पहले। हमारा काम क्राउड को मारना नहीं है, हमारा काम है क्राउड को तितर बितर करना, और उसके लिए पहले हम नेगोशिएशन करते हैं, उसके बाद हम नॉन लीथल यूज़ करते हैं, चाहे वो वाटर कैनन है, चाहे वो माइल्ड लाठी चार्ज है, चाहे वो टीयर स्मोक है। और इवन अगर फायरिंग की नौबत आती है तो हम बिलो द वेस्ट करते हैं, ताकि जो क्षति पहुँचे वो कम से कम हो। तकनीकी रौब से आप देखिए, अगर टियर गैस ये जो एंटी राइट गन से, जो पंप एक्शन गन से फायर किया जाता है, ये पैलेट गन जब फायर करता है कार्ट्रिज को, तो उसमें मेटालिक या रबर पैलेट्स होते हैं, ठीक है? तो इसका जो आर्क है वो कोन ऐसा आर्क है, कोन है ना, ऐसे करके जाता है, ये ऐसे करके नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि हम उसे एक निश्चित या चिन्हित दिशा में नहीं भेज सकते। अच्छा सर, बुलेट पॉइंटेड होता है, बुलेट पॉइंटेड एम करके मार रहे हैं, पैर पे मारना है, पैर पे सर पे मारना है, सर पे। ये छर्रे के जैसे होते हैं सर? ये छर्रे के होते हैं, ये कहीं पे भी जा सकता है पूरी बॉडी में। ये जो है ना, ये जो छर्रा है, इसका एक क्लाउड बर्स्ट होता है और ऐसे करके जाता है। तभी ये पार्ट्रिज मारने में और बर्ड्स के मारने में अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते थे स्टाइल में, ताकि कोई ना कोई एक छर्रा तो लग ही जाएगा। तो अगर इस आर्क में अगर वो जाएगा तो आँख पे भी लग सकता है, और अगर हम आपको मार रहे हैं तो बगल वाले में वो हैं तो उनको भी लग सकता है। तो इसलिए ये इससे जो क्षति होती है, तो जो आप लाभ सोच रहे हैं कि जल्दी क्राउड हट जाएगा, उससे ज़्यादा क्षति होती है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि तकनीकी रूप से ये गलत है पैलेट का इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे जो आपको चोट पहुँचती है, आपने देखा कि सफदरजंग की भी रिपोर्ट है और अस्पताल की भी रिपोर्ट है, आँख में लग सकती है, किसी सेंसिटिव ऑर्गन में लग सकती है, कहीं भी लग सकती है ये छर्रे जो हैं। इसलिए इन छर्रों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, पुलिस की व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे जो कि कम से कम क्षति पहुँचाए। बिल्कुल। और इसमें जो है क्षति, आप क्षति पहुंचा रहे हैं वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, मतलब आपको नहीं पता ये कौन से नहीं पता, आपका ट्रिगर पे कंट्रोल है, इसके ब्लास्ट पे नहीं। जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 जुलाई का दिन है, इस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, बृहस्पतिवार का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब पुलिस को गोली चलाने की परमिशन है, जब वो पुलिस गोली चला सकती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, तो
तो पैलेट को कैसे बैन कर सकते हैं? पहले तो मेरे को ये जानना है सर, आपके एक्सपीरियंस है कि ये वो कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें पुलिस गोली चला सकती है? अच्छा, पहले ये जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पैलेट गन का हिस्ट्री का बता दूंगा। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक हर जगह SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस तरह से काम करे, उसके बारे में दिशा निर्देश हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि आप पहले नेगोशिएशन करेंगे, लाउड स्पीकर पे बताएंगे कि भाई ये वर्जित एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे आप नहीं आ सकते हैं, अगर आप आइएगा तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जो डिस्टेंस से जो आप कर सकते हैं, जैसे वाटर कैनन्स है वो आप यूज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर क्राउड आ रहा है आप टीयर स्मोक करेंगे। उसके बाद भी अगर बैरिकेड्स क्रॉस हो रहे हैं तो आप लाठी चार्ज करेंगे। मान लीजिए कि अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप पे बिल्कुल ही बन आई है और पुलिस पे अटैक हो रहा है, जान का ख़तरा है, तब आप गोली चला सकते हैं। दीज आर द कंडीशंस। मान लीजिए कि निर्दोष लोग मर रहे हैं, जल रहा है चारों तरफ, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो गया है, तो जिसको हम पब्लिक ऑर्डर वाली स्थिति हो जाती है, ख़तरे में जब सारी चीज़ें हैं, तब आप फायर कर सकते हैं। AK-47 से भी, जैसे बिहार में हुआ वो AK-47 नहीं, AK-47 असॉल्ट राइफल है सर, नहीं, टेररिस्ट के नहीं। अगेंस्ट या AK बॉर्डर तो- एरियाज वो में तो- यूज होती है, आप सिविलियंस पे यूज कर सकते हैं AK-47? नेवर। तो जब हम फायरिंग करते हैं तो फायरिंग भी जब हम करते हैं तो निश्चित दिशा में करते हैं और देखते हैं कि ये आदमी जो है वो पेट्रोल बम फेंक रहा है या कुछ कर रहा है, उसको फायर करते हैं और उसको भी फायरिंग करने समय वेस्ट के नीचे फायर करते हैं, यानी इसके नीचे, ताकि टांग में लगे, वो ये हो जाए, डेबिलिटेट हो जाए, लेकिन वो मरे नहीं। और उसके पहले देखिए, पैलेट गन जो है वो नॉन लीथल माना Category, जाता है, हाँ। ठीक है ना। तो नॉन लीथल माना जाता है, लेकिन उस नॉन लीथल का क्या मतलब कि जबकि आप उस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। भाई वाटर कैनन जब हम भेजते हैं तो हमें मालूम है ना कि लोग मरेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, पानी टीयर स्मोक लगने में से। लोग नहीं मरेंगे, बिल्कुल माइल्ड लाठी चार्ज में भी नहीं मरेंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन इस पे चूंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इसे बैन किया। इसी वजह से वहीं पे थोड़ी सी और बात कर लेते सर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स थी जंतर मंतर पे, उन्होंने जो एक्शन लिया है, इन पर्टिकुलर आई सपोज पैलेट से रिलेटेड लॉग्स रखने की बात की गई है। ये लॉग्स किस फॉर्म में हेल्प करेगा इस पूरी सुनवाई को? वो इसमें देखिए, इस पे जो संसद में भी जो बहस हुई है और लोगों में जो चर्चा हो रही है कि पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, किसके आदेश पे चलते हैं? पैलेट गन जब भी चलेंगे तो वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर है उसके आदेश, ग्राउंड पे जो सीनियर ऑफिसर पुलिस का? पुलिस है। ये मतलब RF के लोग नहीं, नहीं मैं होंगे? टेक्निकली समझा दूं। हाँ, दिल्ली पुलिस के आर्मरी में नहीं है पैलेट। पैलेट गन, हाँ, जबकि 2022 भी जो दिल्ली का जो SOP है पुलिस का, उसमें पैलेट गन का जिक्र नहीं है। ठीक है। पैलेट गन है RAF के पास, जो कि CRPF की एक टुकड़ी है जो कि क्राउड कंट्रोल में एक्सपर्ट है। ठीक है। तो चूंकि ये बैंड नहीं है, तो RAF जब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए आ रही थी, उसमें से किसी ने लेते आया पैलेट गन साथ में, लेकिन उसके इस्तेमाल जो है वो पुलिस के सुपरविजन में होता है, क्योंकि जो जिम्मेवारी है वो पुलिस की है, कानून व्यवस्था की। तो वहाँ पे जो सीनियर अफसर हैं, ACP या DCP, उनके आदेश से ये फायर होना चाहिए। ठीक है। अब RAF डिप्टी कमांडेंट ने एक रिपोर्ट लिखाई है कि वहाँ पे जो फायर हुआ कनॉट प्लेस में, वो DCP केस में है। अब समस्या ये, विवाद ये हुआ है कि वो DCP कह रहे हैं कि हम उस समय वहाँ पे नहीं थे। तो ये एक अलग इंक्वायरी का विषय है कि किस स्थिति और किस परिस्थिति में फायर हुआ, इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मतलब ये जो लॉग वाली बात है वो यहीं पे काम आएगी? अगर वो लॉग से क्या पता चलेगा? लॉग से ये पता लगेगा कि आर्मरी से हम ये लेके आए लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, क्या किसी ने स्पेशल ऑर्डर किया था, क्या दिल्ली पुलिस ने मांगा था, या किसी के ऊपर के आदेश से लाए थे, या जैसा हम बराबर लाते हैं वो लाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तय होगी। हाँ, नहीं, एक विषय इसमें ये है कि JNK के बाद कभी भी पैलेट गन इस्तेमाल नहीं किया गया है ये नॉर्मल सिटीज़ में। मैं वहीं पिटिशन पे आ रहा था सर कि जो आपने द प्ली आल्सो सेड दैट द असेसमेंट रिगार्डिंग पैलेट गन्स and damages it caused has not been drawn on theoretical explanation but based on documented experience in Jammu and Kashmir and Manipur in the past.
तो ये जो जम्मू कश्मीर और मणिपुर से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस रहे हैं पेलेट को लेके, वो क्या रहे हैं? देखिए 2010 में और 2016 में जो बुरहान वानी का एनकाउंटर में कि में मृत्यु हुई, तो उसके बाद पेलेट गन्स चलाए गए थे। उस समय 2010 में एक बड़ी नाजुक स्थिति थी, 2016 में भी पथराव बहुत ज़्यादा चल रहा था और फोर्सेस जो हैं काफ़ी आहत हो रही थी, उनको चोटें लग रही थी। उस स्थिति में क्राउड के नज़दीक जाके लाठी चार्ज करना संभव नहीं था क्योंकि भयानक स्टोन थ्रोइंग हो रही थी। दूसरी बात, टीयर स्मोक चल नहीं रहे थे क्योंकि हवा के रुख से वो बदल रहे थे चेंजिंग टेरेन में, वैलीज़ में। उस समय पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये समझा गया कि फायरिंग से ये बेटर है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने बताया और फिगर्स के अनुसार भी करीब 6400 इंजरीज हुई थी और उसमें कुछ इंजरीज जो आँख में हुई थी बड़ी सीरियस हुई थी। हमारे बड़े भाई खुद आई के चीफ थे एम्स में आई यूनिट के, तो उन्होंने मुझे बताया कि कितने सीरियस इंजरीज, कुछ लोगों की आंखें भी चली गई थी। तो पहले से ये हमें मालूम था कि ये स्थिति है। एक्सपर्ट कमेटी फिर बनी 2012 में, 2014 में, और ये कहा गया कि कोई कैसा ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा जाए इसके लिए, पेलेट के लिए। हाँ, सो 2016 में MHA ने एक SOP बनाई, लेकिन पेलेट्स को लेके ही बनाई और ये कहा कि सेकेंड लास्ट रिजॉर्ट यूज़ होगा ये फायरिंग के पहले और 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया। 2017 या 18 में पार्लियामेंट में मंत्री जी ने कहा कि हाँ, पेलेट गन बैंड नहीं है, MHA ने इसका SOP बनाया है, सेकेंड लास्ट रिजॉर्ट है और वो इस्तेमाल हो रहा है इनके। लेकिन उसका इस्तेमाल कभी ऐसे शहरों में नहीं किया गया। दिल्ली में इसके पहले कभी यूज़ हुआ पेलेट? कभी नहीं हुआ। क्या हालात इतने बुरे थे 2016 में जो कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जितने बुरे हालात कश्मीर में थे, या 2010 में कश्मीर के जो हालात थे, क्या 20 तारीख को आपके अपने असेसमेंट में जितनी भी रिपोर्ट्स आप देख पाए? नहीं, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मतलब पेलेट का यूज़ बनता था। आप तो खैर बैन के एडवोकेट हैं, लेकिन 20 को जो स्थिति थी बनता था पहले? नहीं, कोई स्थिति में कंपैरिजन ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एक दूसरा समय था। और एक चीज़ और देखिए आप कि 2016 में वो ये हुआ है और उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी बनी, कहा गया कि हाँ भाई, परचेज के ऑर्डर्स के भी शायद राजनाथ जी ने ऑर्डर दिए थे 2016 में, उसके बाद भी नहीं परचेज किया गया। और आज 9 साल हो गए हैं, आधुनिकीकरण इतना हुआ है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गई, अभी तक हम पेलेट गन पे ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ पेलेट गन जम्मू एंड कश्मीर में बंद करो, यहाँ तो इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या हालत है उन 2 लड़कों की सर जो आपके साथ पिटिशन में शामिल हैं? एक की तो पूरे बॉडी में, बल्कि आपने रिपोर्ट देखा होगा, है और मैं समझता हूँ कि कुछ समय तो लगेगा ही इनको ये करने में। एक को आँख के पास है और इसलिए मैंने कहा है कि मुआवजा इनको ये ऑर्डिनरी कॉम्पनसेशन की तरह नहीं मिलना चाहिए कि आप 50 लाख 4 लाख, वो भी कम है, ज़िंदगी भर का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मुआवजा वैसा हो ना वो जो क्षति के अनुसार हो, इसलिए हमने कहा है इसका। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें मतलब बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट की बात है। आपको लगता है कि मुआवजे वाली बात आगे बढ़ पाएगी? अब देखिए, हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगले बार जो हियरिंग होगी उसमें हम मुआवजे पे तो बहुत ज़ोर देंगे, क्योंकि ये तो जायज़ है। और दूसरा फिर हम उसको चैलेंज करेंगे जो उनका SOP है कि पेलेट गन के इस्तेमाल का। इसके हिस्ट्री को देखते हुए हम अपनी भी हिस्ट्री निकालेंगे कि भाई 2012 में, 2010 में, 2016 में जो डैमेज हुए थे उसके आधार पे और जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसके आधार पे क्या इसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि संवैधानिक रूप से प्रजातांत्रिक प्रणाली से जो पुलिसिंग है उसमें पेलेट का जगह नहीं है, इसको हटाया जाए। कश्मीर का एग्जाम्पल दिया आपने, क्या मणिपुर में भी इसके यूज़ का कोई उदाहरण है? देखिए, मणिपुर के बारे में निश्चित तौर से मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसके बारे में सरकार ने भी अभी कुछ कहा नहीं है। पार्लियामेंट में भी अगर आपने देखा होगा तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। इस्तेमाल किया गया है ऐसा मैंने सुना है और लोग भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है। तो मणिपुर में इसके इस्तेमाल का अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है? औपचारिक रूप से हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया ने कहा है कि मणिपुर में भी शायद इसका इस्तेमाल हुआ है।
इसकी भी कोई पब्लिक डोमेन में इसकी जानकारी मौजूद है कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हो और उससे कभी किसी को सीवियर डैमेज हुआ हो तो किसी तरीके का कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ या कंपनसेशन की बात या मेडिकल असिस्टेंस की बात, ऐसे उदाहरण मौजूद हैं? नहीं, जो कश्मीर में जो क्षति पहुंची थी या जितने लोगों को चोटें आई थी उनको तो सरकार ने यहाँ से बल्कि एम्स के डॉक्टर्स फ्लाई करके गए थे और उन्होंने जो भी संभव हुआ था वो किया था। इस तरह का मेडिकल का कॉम्पनसेशन होगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या उन्हें और भी तरह का मुआवजा दिया गया। आप चूँकि मतलब इंटेलिजेंस के इतने बड़े बॉडी को मतलब एक तरीके से आपने लीड किया है, किसी भी सिचुएशन में आप एडवोकेट करेंगे, पहले अभी आप बैन के एडवोकेट हैं, बट किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि पैन इंडिया कोई ऐसा स्टेट है, कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पैलेट यूज़ किया जा सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आप कंप्लीट बैन? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी 2016 के बाद अब 9 साल हो गए हैं, 2025 में अब तक आपको उपकरण बदलने चाहिए। मैं नहीं समझता कि, क्योंकि पैलेट का इम्पैक्ट तो वही रहेगा। जो छर्रे निकलते हैं वो एक क्लाउड बर्स्ट की तरह निकलते हैं, तो वो डैमेज तो वैसा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इंसर्जी के सिचुएशन में आप फायरिंग करें, क्योंकि इंसर्जेंसी की सिचुएशन में आपके जान पे बना आती है, तो यू आर सपोज टू फायर। टेररिस्ट पे आप डायरेक्ट फायर कर सकते हैं विद बेटर वेपन्स, लेकिन क्राउड कंट्रोल में आपको कैसे आप यूज़ करते हैं? डेफिनेटली सर, एक चीज़ ये है कि जैसे आपने शुरुआत में कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का, जो फर्स्ट वर्ल्ड मतलब सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पैलेट बैन है, वहाँ पे यूज़ नहीं होते। ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं कोई सी भी जो आपके रिकॉल में है जहाँ पे पैलेट यूज़ होता हो, या वो कौन से देश रह गए हैं जहाँ पे पैलेट का यूज़ होता है? मेरे ख्याल से नहीं। येमेन है, बहरीन है, ऐसे जगह है। कोई डेमोक्रेटिक ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे, क्योंकि बेसिकली पता है क्या, जो इशू ये है कि मल्टी प्रोजेक्टाइल, जिस भी बंदूक से मल्टी प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल मुश्किल है। अगर कोई भी चीज़ मल्टी प्रोजेक्टाइल इस तरह से निकले, एक कार्ट्रिज में मान लीजिए कि 200-500 छर्रे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, आपको मालूम नहीं है। तो चूंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये आवश्यक है कि इसको बैन किया जाए। आप होते अगर 20 तारीख को, अगर आप चार्ज कर रहे होते जो लॉ एनफोर्समेंट साइड है उसको, और लॉ एंड ऑर्डर आपको कंट्रोल करना होता, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा होगा 20 तारीख को लेकर जो कुछ भी, तो आप किस तरीके से ऑपरेट कर रहे होते? क्या होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन का जो प्रोसीजर होता है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले हम अनाउंस करते हैं लाउड स्पीकर पर, इन्होंने किया कि ऐसा है। उसके बाद अगर क्राउड का डिस्टेंस है तो हम वो वाटर कैनन यूज़ करते हैं। वाटर कैनन के बाद भी अगर वो आ रहे हैं आगे, हम टीयर स्मोक यूज़ करेंगे। टीयर स्मोक के बाद अगर वो फिर भी बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं तो हम लाठी चार्ज करेंगे, और लाठी चार्ज करेंगे और उस पर सीमित है, उतने में डिस्पर्स हो जाते हैं। उतने में डिस्पर्स हो जाते हैं। चिली स्प्रे है, उतना ज़्यादा कोई, इतना भी बड़ा कोई इस चीज़ नहीं है। सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। 4 से 5 बजे, ये 20 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 बजे दोपहर मतलब शाम होने को थी, जंतर मंतर से निकल के मैं प्रेस क्लब आ गया था, जिसके ठीक सामने, लगभग ठीक सामने संसद है, एक तरफ बाएं हाथ पे। अगर आप प्रेस क्लब की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हैं तो प्रोटेस्टर्स वहाँ का भी बैरिकेड ब्रीच कर गए थे और वो लगभग उस गोल चक्कर में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे पहुँच के उन्होंने नारे लगाए। वहाँ से आगे बढ़ने की उन लोगों ने कोशिश नहीं की, फिर पुलिस उनको डिटेन करके लेके चली गई। क्या एक पुलिस ऑफिसर के लिए ये एक पैनिक सिचुएशन हो सकता है कि भीड़ संसद तक आ गई है, अब हम यहाँ पैलेट यूज़ कर सकते हैं या यहाँ हम फायर ओपन कर सकते हैं, या वहाँ तक भी सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता है? नहीं, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। फायर क्यों अगर आप संसद के दरवाजे तक पहुँच गए तब भी? हाँ, दरवाजे तक भी पहुंच गया, ठीक है, तो हम लाठी चार्ज करेंगे ना, क्योंकि वेपन्स उनके पास नहीं है ना, निहत्थे लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, और हम लाठी चार्ज करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, उनको वहाँ से हटाएंगे। देखिए, क्योंकि पूरा एरिया जो है प्रोहिबिटेड है। हाँ, एक बात ज़रूर तरुण मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, उसमें अवांछनीय तत्व तो थे, बिल्कुल थे सर, और उन्होंने क्या किया कि पुलिस पे भारी पथराव किया, मारा, घसीट के निकाला। एक एसीपी की जान अभी भी खतरे में है।
इससे क्या होता है कि रिएक्शन कभी कभी मर्यादा अनुसार नहीं होता है, आपे से बाहर हो जाते हैं कुछ पुलिस वाले और फिर वो अंधाधुंध मारने लगते हैं, तब वो थोड़ा पर्सनल सा हो जाता तब वो पर्सनल हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई हम तो कानून के रक्षक हैं। हाँ, मतलब आपकी ट्रेनिंग तो यही है कि इसको पर्सनल नहीं दूसरी बात पर्सनली बनाना, एग्जैक्टली जो आपने बात कही कि क्राउड जो है हमारा दुश्मन नहीं है, हम इसको व्यक्तिगत नहीं ले सकते। और दूसरी बात ये है कि हमको तो कानून में प्रोटेक्शन भी है फोर्स इस्तेमाल करने का, तो उसीलिए हम मर्यादित ढंग से करेंगे। तो अगर ऐसे गैर व्यावसायिक घटनाएं होती हैं तो हम एक्शन लेना चाहते हैं। आप किसी अगर महिला से अभद्रता है और सीसीटीवी पे पकड़ा गया है तो उसको अब तक बर्खास्त कर देना चाहिए था, यह अवश्य होना चाहिए था। वहाँ पे जो फेयर ट्रायल की बात हुई है वो आपको जस्टिफाइड लगता है? कहाँ पे? हाई कोर्ट का कहना है कि हम इनको फेयर ट्रायल से गुजारेंगे, जबकि मतलब पब्लिकली कम से कम वीडियो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि उन्होंने किस तरीके का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, उससे तो पता लग जाता ना पुलिस को। इसमें कोर्ट की क्या ज़रूरत थी? अब तक तो पुलिस को खुद कर लेना चाहिए था। क्या ज़रूरत है कोर्ट की? सर हमारा पुलिस वाला एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करे, कैसे सह सकते हैं? ये कोई फोर्स की प्रति लॉयल्टी यहाँ नहीं दिखाना चाहिए। जो गंदे लोग हैं उनको निकालो। दूसरी बात, बिना नेम बैज के हम कैसे ये कर सकते हैं? हम तो कानून इन्फोर्स कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन मिला है तो नेम बैज होना चाहिए। हम सादे वर्दी में डंडा लेके कैसे फोर्स रख सकते हैं पीटने के लिए? गलत है। और डॉक्टर जो 5-6 आए हैं वो बचाने के लिए लोगों को आए, उनको हम क्यों भगा रहे हैं? तो ये सब चीज़ गलत है। हमारे समय में तरुण, तो हमारे समय में तो कुछ नहीं था, हम रोज़ पत्थर खाते थे। जबलपुर जो है उसको गुंडों की नगरी कहते थे। मैं 78 में वहाँ पे ये था। हमारे पास डंडे रहते थे और बांस के वो शील्ड रहते थे, समझ सकते हैं? एक अगर मारिए पत्थर जोर से तो पिचक जाता था। और क्या था हमारे पास? मोबाइल तो थी नहीं, थोड़ा सा एक वायरलेस का सेट रहता था। रोज़ 17 कॉलेज थे, रोज़ वहाँ पे ये होते, रोज़ पीटते थे हम। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और वही लोग हमारे साथ हंसते थे फिर मिल के कि साहब ने आपने अच्छा लाठी चार्ज किया। ये तो हमारी दिनचर्या थी वहाँ पे। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती। यही डेमोक्रेसी, और क्या है? सर एक जो सवाल सोशल मीडिया पे आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि जैसे बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि कई सारे जो हिस्ट्री शीटर्स थे वो क्राउड का हिस्सा बन गए, और जो आप भी मुझे हंसी आ रही है सुन के। मैं वही मेरा सवाल बस सुन लीजिएगा सर कि उन जैसे लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टेट सब्जेक्ट है, समझ गया, मतलब कानून व्यवस्था संभालना अगर आपकी जिम्मेदारी है तो भीड़ में उनको शामिल होने से रोकना भी तो, अगर कोई पूछ रहा है कि आप ही की जिम्मेदारी मैं तो आगे जा रहा हूँ। मान लो हैं भी वो भीड़ में, तो बंदूक है क्या उनके पास? कोई डंडा है उनके पास? कोई अंदर से गुलेल है क्या? तो बैरिकेड क्या वो मर्डर अक्यूज जल्दी कूदेगा क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या? हमारे लिए क्राउड कंट्रोल के नियम तो वही रहेंगे ना, चाहे कोई रहे चाहे नहीं रहे, हमको क्या मतलब? हर विरोध प्रदर्शन में गुंडे मवाली सब आते हैं अपनी वो कसर निकालने के लिए, खुंदक निकालने के लिए, जो कहते हैं ना, हाँ, ठुल्ला मारो उसको। ये कोई नई चीज नहीं है। कोई नई चीज नहीं। मैं तो बच्चे से रहता हूँ वहाँ, सात अशोका रोड में रहता था, रोज देखता था बराबर आके। उसमें तो इंडिया गेट में आती थी भीड़, उसमें कोई ये नहीं था ना, कोई डेजिग्नेटेड एरिया। तो बगल से मैं जाता था देखने के लिए, बड़ा मज़ा आता था। और हर्ज में ज़्यादा पुलिस मारती थी, पिटते थे लोग, और कहते हैं रोज़ का तमाशा था। तो ये तो होता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जब आप कहते हैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको एक अपग्रेडेड डायमेंशन दे देते हैं। अब ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इससे मवाल थे, ठीक थे। तो सीसीटीवी में जिनके भी फोटो आए हैं जो पीट रहे हैं, पुलिसमैन को खींच रहे हैं, उसमें अधिकतर ऐसे ही मवाल होने चाहिए ना। तो उनको पकड़ के बंद करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और बंद करो। वो प्रोटेस्ट का हिस्सा कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मान लो अगर कोई गुंडा या कोई डकैत थाने में जाके कह रहा है कि मैं शाम में जा रहा था और मेरे को किसी ने 3 जूते मारे हैं और यहाँ मेरे को चोट लगी है, तो आप उसका FIR ये कह के नहीं लिखोगे, कहेंगे हट साला डकैत। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई टोटली अंडरस्टैंड। है ना? अगर कोई चोर आपके घर में आया, कन्विक्टेड चोर है, बोलता है मेरे घर में चोरी है, मेरा घड़ी उठा के कोई ले गया है, तो आप बोलेगे बस साले चोर,
बेसिकली सर लेसन ये दे रहे हैं कि अगर चोर के घर में भी चोरी हुई हो तो आइडियली उसकी एफआईआर बनती है। सिमिलरली अगर ये कहा जा रहा है कि उठाई गिरे मतलब हिस्ट्री शीटर्स जिन पे चार्जशीट है वो भी अगर 20 तारीख को जो संसद मार्च था सीजेपी वालों का उसका हिस्सा बन गए थे, तो पुलिस को उनके साथ भी वैसे ही पेश आना चाहिए था जैसे बाकी की भीड़ है, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। और जब आपके पास हथियार ना हो तो पुलिस आपके साथ कम से कम आतंकवादी वाला बिहेव नहीं कर सकती कि आपके ऊपर ये पैलेट चल जाए। या बिहार में जैसे सर अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है कि वो जो हिस्ट्री शीटर है या कोई है वो भी उसको भी नीट के परीक्षा के बारे में बड़ा दुख हुआ है। हाँ, उसके दिल में कसक रही दिल है में कि पेपर उसे अभी कोई नहीं, रिलेटिव वो महसूस कर रहा हो कि मेरा भतीजा है, नीट का एग्जाम दिया है, फेल कर गया और लीक हो गया पेपर। ये डेमोक्रेसी उसकी भी इतनी ही है, डेमोक्रेसी है कि नहीं? और ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका भी इतना ही है। एब्सोल्युटली। और जो नियम का कायदे आप पे, मेरे पे, पुलिस वालों पे या प्रोटेस्टर्स पे लागू होते हैं वो क्रिमिनल्स पे भी लागू होते एक चोर का दिल भी टूट सकता है। हैं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। यहाँ पे AK-47 वाली बात कर ले सर। बिल्कुल। असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल सिविलियंस के अगेंस्ट, निहत्थे सिविलियंस के अगेंस्ट, वो असॉल्ट राइफल जो कभी नहीं हो सकता है भाई, कभी नहीं हो सकता है। एक प्रजातंत्र में एक 303 बंदूक ही आ जाए वो भी देख के दुख लगता है। और मैं बता दूं, हमारे यहाँ तो अनरिटन प्रिंसिपल था कि फायरिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ कर लो। ये एक अनरिटन रूल था, ये बता रहा हूँ। कभी फायरिंग, आप AK-47 आपने मजाक बना दिया। बिल्कुल। इसके पहले कोई मिसाल है AK-47 से फायरिंग का सिविलियंस पे आपके रिकॉल में? कुछ ऐसे पागल हो सकते हैं कभी, है मेरे जहन में तो कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुई है AK-47 की। और मैं वहाँ पे जो स्थिति थी ऐसी डिफ़िकल्ट है, ये सिर्फ एक पार्ट है। अब कोई कुछ कह रहा है वहाँ की एक वो STF की टीम कहीं जा रही थी, वो फंस गई, ये कि लेकिन वो तो अकेला है, बाकी लोग डंडे लेके खड़े हैं। और ये तरुण, इसमें कुछ और बहुत सारे प्रश्न उभर के आते हैं जो मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इस केस में ज़रूर बताऊंगा। सिवान में एक भयानक टक्कर हुई थी, पुलिस वालों को सर पे चोट आई थी, सब कुछ आया था, लेकिन व्यवस्था चरमरा गई थी। बिल्कुल फोर्स जो थी इल इक्विप्ड थी। और दिल्ली में भी अगर आप देखो तो कुछ पुलिस वाले डंडे लेके जा रहे थे। क्या आप एक क्राउड कंट्रोल डंडे लेके कर सकते हो? अगर आपके पास पॉलीप्रोपिलीन वो शील्ड है, हेलमेट अच्छा है और डंडे आपके वो प्लास्टिक वाले प्रोपिलीन वाले हैं, एक आदमी 10 आदमी के बराबर हो जाता है और आपका मोराल भी उतना बढ़ जाता है। You have nice huggers, knee huggers and shoes. वो कहाँ था? रिफॉर्म्स की जरूरत है, बेटर इक्विप करने की जरूरत है ताकि AK-47 ना चले। कि स्टेट जो हैं, राज्य जो हैं, पुलिस पे खर्चा करना ही नहीं चाहते। इसमें से कई बच्चे ऐसे थे जो पिटे हैं, वो पुलिस ज्वाइन करना चाहते थे, डेफिनेटली UPSC की परीक्षा देना चाहते थे। ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं सरकार के ऐसे ही खिलाफ थे, ये बात नहीं है, गलत है, नीट के खिलाफ थे। ये कहते हैं कि आप लोगों के दौर में उल्टे पुलिस वायलेंस ज़्यादा थी, पुलिस फायरिंग ज़्यादा होती थी, और जो डेथ्स होते थे प्रोटेस्ट में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते थे। देखिए, उसको पॉलिटिकल सैंक्शन भी होता था, और पहले की पुलिस ट्रिगर हैप्पी थी। जब से जी ये जो ग्लोबल वॉच डॉग्स हैं उनकी निगरानी बढ़ी है, इंटरनेशनल मीडिया की देख रेख बढ़ी है, सोशल मीडिया आने के बाद से पिछले 10-20 साल में चीज़ें बदली हैं। अदरवाइज़ पहले ट्रिगर हैप्पीनेस ज़्यादा थी, गोलियां बड़ी आसानी से चलती थी और डेथ्स और कैजुअलिटीज ज़्यादा होती थी। दिल्ली में कम से कम गोली नहीं चली, किसी की डेथ गोली से नहीं हुई। करेक्ट, आई एग्री विथ यू। ऐसा है कि हमारे समय में जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस होते थे, मुझे याद है उषा भार्गव कांड हुआ था, मैं तो सर्विस में नहीं था, 63 में, उससे बड़ी भयानक उसमें फायरिंग फर्स्ट टाइम हुई थी, बहुत ज़ोर से हुई थी। और भी जगह बहुत सारे कम्युनल, हाशिमपुरा का उदाहरण देते हैं, कितने हैं, और असम में इधर उधर तो गोली चलती थी। और ये बात भी सही है कि मीडिया जो है उतना पहुंच नहीं सकता था, मोबाइल्स नहीं थी, फोटोग्राफी के उतने अच्छे सिस्टम्स नहीं थे, वायरिंग सिस्टम इतना ऑनलाइन नहीं था। तो कुछ जगह थी ट्रिगर हैप्पी, यूपी के पुलिस के बारे में लोग बताते थे, यहाँ भाई ऐसा है। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा तरुण, कि जहाँ भी लीडरशिप फर्म थी वहाँ पे गलत इस्तेमाल नहीं होता था। तो नेतृत्व और क्षमता
ये दो चीज़ है वो पुलिस में स्टैंड आउट करती है। गोइंग फॉरवर्ड क्या एडवोकेट सर, ये आखिरी प्रोटेस्ट है नहीं, और मतलब मैं ऐसे प्रोटेस्ट कवर करता हूँ, जेएनयू का वायलेंस हो, दिल्ली दंगा हो, ये अपनी तरीके का पहला था जहाँ पे बच्चे हैं, यंग हैं, अर्बन हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, सोशल मीडिया चलाते हैं, और मैंने कम से कम जो कोर प्रोटेस्टर्स थे उनको पिटते देखा, उनको कम से कम रिटेलिएट करते नहीं देखा। हाँ, जिस एक क्राउड की आप बात कर रहे हैं कि जो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है वो आपके ज़माने में भी इन्फिल्ट्रेट करता था, उन्होंने माहौल डेफिनेटली बिगाड़ा। ऐसे सिचुएशन में गोइंग फॉरवर्ड दोनों ही साइड्स जो हैं प्रोटेस्टर्स के और जिनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं इसमें कुछ अपनी बात भी ऐड कर देता हूँ, जो कि ये है सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे दुख है ये पूरी जो घटना हुई है, जुलाई 20 की जो घटना है वो दिल्ली के इतिहास में एक बहुत ही दुखद, जिसको हम कहते हैं, घटना है, और हमेशा सब लोगों को ये स्मरण रहेगा। और इसमें अगर सबसे बड़ा दोष किसी का है तो ये एक राजनीतिक भूल है और सरकार को दोष ये जाएगा, क्योंकि 25 दिन तक एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, जिसका किसी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजी से कोई भी संबंध नहीं था, वो प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था 25 दिनों तक, लेकिन किसी ने ये उचित नहीं समझा सरकार की तरफ से उनसे बात करने का। जो पहला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कंट्रोल का, वो होता है नेगोशिएशन। वो नहीं किया, डायलॉग नहीं किया, ये एक हठधर्मिता थी सरकार की तरफ से। और इस बीच में उन्होंने सोनम वांगचुक को, जो इच्छापूर्वक अनशन कर रहे थे, वहाँ से उठा लिया। हमारे समय में जितने ऐसे अनशन होते थे, हम डॉक्टरों को बुला के 8 घंटे में उनका परीक्षण वहीं पे कराते थे, और जब डॉक्टर्स कहते थे तब हम उनको हटाते थे। इसका मतलब ये था कि मार्च सुनिश्चित हो चुका था, मार्च टू पार्लियामेंट, और ये सबको मालूम था कि अगर मार्च सुनिश्चित है जो कि गैर संवैधानिक है तो लाठियाँ चलेंगे। हर विरोध प्रदर्शन में ऐसा ही होता है कि मुख्य जो विषय है नीट के फेलियर का, नीट के एग्जामिनेशन का, उस पे तो वो छिप जाता है वो, और वो परिणत हो जाता है पुलिस की बर्बरता पे, और इसमें यही हुआ। यहाँ पे कम से कम इन्होंने रेजिग्नेशन, सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 मांगे थी, और वो ऐसी मांगे थी जो आराम से अगर मांग लेते तो ये छोड़ के चले जाते। धर्मेंद्र प्रधान जो एक अक्षम मंत्री थे, उनका इस्तीफा मांगा था, और 22 करोड़ रुपए मांगे थे जो बच्चे जिनकी जानें चली गई थी, और नीट का ये रीऑर्गेनाइजेशन मांग। अंत में वो सब मांगे आपने मानी। अगर ये मान लेते तो ये घटना नहीं होती। तो अब आगे कैसे बढ़ना है? आगे इस तरह बढ़ना है कि एक तो राजनीति में बराबर संवाद होना चाहिए, नंबर 1। पुलिस को अन्यथा नहीं झोंकना चाहिए अगर आप उसको सुलझा सकें। और पुलिस को सबसे पहले मैं कहूँगा कि पुलिस की व्यवस्था, जो नेतृत्व है, जो क्षमता है, जब हम लॉ एंड ऑर्डर यूज़ करते हैं तो ऐसे कमांडर्स को भेजना चाहिए जो कि सक्षम हैं, जो कि परिपक्व हैं, और जिनमें सहने की थोड़ी सी प्रवृत्ति है, उत्तेजित और बेकाबू नहीं हो जाते हैं, पर्सनली नॉलेज रहते हैं, और जो मर्यादित ढंग से काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस अगर अच्छी तरह से इक्विप्ड नहीं है, युक्त नहीं है सारे संसाधनों से, तो रिएक्शन जरूर होगा पर्सनल, क्योंकि वो चोट सह नहीं सकेंगे। और इसलिए फोर्स अगर ऑर्गेनाइज्ड हो, उनके पास पैसा खर्चा करना पड़ेगा। राज्यों को पुलिस पे सरकार ज़्यादा खर्चा करें, फोर्स एक साथ ट्रेनिंग करे, तो वो कभी ये मार नहीं खाएगी और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी फिर। ठीक है, तो हमारे लिए जेनजी बहुत मैटर करता है, मिलेनियल्स जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मतलब इन पर्टिकुलर जेनजी बहुत मैटर करता है। उनका प्रोटेस्ट था, इसमें पैलेट चला दिल्ली में, इस तरीके की घटना जैसा सर बता रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी भी ठीक ही ठाक उम्र हो गई, तो मेरे को भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि सिविलियंस के ऊपर AK-47 चला हो। और मेरे रिकॉल में वही जो 2 सिचुएशंस बार बार मेंशन की जा रही हैं कि 2010 में कश्मीर में जब बहुत सीवियर स्टोन पेल्टिंग हुई थी तो, और 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में जो हालात बिगड़े थे तब पैलेट का इस्तेमाल हुआ था।
तो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं। हम खुद आपको ज्ञान ना दें, बशर्ते जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में ऐसे न जाने कितने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस देखे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं पैलेट से जुड़ी मांग लेके कि इस पर बैन लगाया जाए। हो सकता है आपका इससे एग्रीमेंट हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो। हम ये कॉन्वर्सेशंस आप तक लगातार लेके आ रहे हैं। अग्री करिए, डिसएग्री करिए, आइए एंगेज करते हैं। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को देखते रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, इस स्टोरी को शेयर करिए, देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।